आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, दिखा दिखा। जी, तो कलाकृति फाउंडेशन। हाँ जी, नवल भाई, यस। आप है नवल किशोर जी का अभी मैं पेज दिखा रहा हूँ। जी, आप सब लोग को विजिबल हो रहा होगा शायद। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा नवल भाई, अब बहुत आप अपना जरा आर्ट जर्नी और अपने काम के बारे में, अपने स्टाइल के बारे में जरा जानकारी दीजिए सबको। अच्छा, मैं शुरू हाँ, शुरू करिए। विशाल है। ऑडियो विशाल भाई, नवल जी का ऑडियो क्लियर नहीं है। हाँ नवल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। आ तो रही लग सबसे पहले धन्यवाद। पहले मैं कलाकृति आर्ट फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक, जैसे हम लोग, सबसे पहले जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई टॉपिक बातें हैं, तो मुझे उस समय बातों का ध्यान आ गया जब हम अपने ग्रैंडपा के साथ, बाबा, नाना, दादी, इन सब के साथ एक हमारे घर के चौपाल लगती थी। तो मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग डिजिटली चौपाल में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे, बहुत कुछ सुनते थे और बहुत कुछ समझते थे। मुझे लगता है कि ये कार्य जो कलाकृति फाउंडेशन ने किया है, सब मित्रों को एक साथ जोड़कर बातें करना, ये सराहनीय है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी, तो हालांकि इसमें कुछ लोग मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं मित्रों का भी सम्मान करता हूँ। और जो वरिष्ठ हैं उनके बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, लेकिन ये अपराध और मुझे बताना भी पड़ेगा। तो मैं कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से मैं MFA किया है और उस बाद में एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के रूप में मैंने कार्य किया। 2008 में मैंने उसको रिजाइन किया और उसके बाद मैं फ्रीलांस फील्ड में कूद गया। मेरे पिताजी जो बड़े चिंतित रहा करते थे, हर माता पिता चिंतित रहता है जब उसका बच्चा बड़ा होता है, तो उससे भी उसको परिवार भी तो उसको परिवार दिखाता है कि भाई ये सेटल हो जाए तो हम भी फ्री हो जाए। हालांकि जीवन कभी फ्री होने नहीं देता है। तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि भाई वो इतने सारे लोग आते तुम्हारी शादी के लिए और मैं उन्हें समझा नहीं पाता हूँ कि फ्रीलांस आर्टिस्ट होता क्या है। तो ये बड़ी विडंबना है और मुझे लगता है कि सभी मोस्टली कलाकारों के साथ ऐसा होता है। तो मैं पिताजी का हालांकि बहुत आदर सत्कार करता रहा हूँ, भी करता हूँ और अब भी करता रहूंगा। तो मैंने कहा कि पिताजी फिर क्या करा जाए, तो बोले भाई तुम ऐसी जॉब जॉब करो जिसको तुम बता पाए कि तुम करते ही हो आर्टिस्ट। तो सब लोग पूछते हैं कि आर्टिस्ट तो हो लेकिन करते क्या। ये मुझे लगता है कि सबके साथ ये क्वेश्चन जरूर पुट अप होता होगा या हुआ होगा। तो मैंने जब उस एमिनेंट यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया तो मैंने उसको एज ए डायरेक्टर किया। और जब मेरे वो कार्य सिद्ध हो गए, शादी हो, मैरिज वाला जब कार्य सिद्ध हो गया, फिर मैंने 2008 में उसको रिजाइन कर दिया। जब मैं फ्रीलांस आर्ट कर रहा हूँ और प्रभु की कृपा है कि आज सब लोग मेरी कार्यशैली को देखते हैं। मेरी कार्यशैली हमारे यहाँ लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में भवानी जी जुड़े हुए, तो मुझे लगता है कि उनको शायद हमारे कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ, जानकारी है। क्योंकि भवानी सर के साथ के लोग काफी सारे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, तो वहां पर हम वॉश पेंटिंग करते थे। तो
पेंटिंग के जो चुनिंदा गुण है, गुड एलिमेंट्स, वो हमने वहां से लेकर मैंने अपनी पेंटिंग्स में, मैंने अपनी स्टाइल में वो दिखाने की कोशिश की। और चूंकि पेंटिंग एक जैसे हो गया, ऐसे हल्के हल्के करके विलुप्त हो रही है वॉश पेंटिंग, क्योंकि आजकल के दौर में वो देखी नहीं जाती, न सुनी जाती है। कॉलेजेस भी उससे दूर रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी उसके बारे में। तो मेरे गुरु हुआ करते थे प्रोफेसर बद्रीनाथ आर्या, वो मेरे गुरु थे, और हम उनके संरक्षण में वॉश पेंटिंग सीख रहे थे। तो वहीं से जब हमने मैं पहले बहुत बहुत वॉश पेंटिंग करता था, अब इस मैंने वो वॉश पेंटिंग चुनिंदा उस और एक कंटेम्प्रेरी रूप, क्योंकि वॉश पेंटिंग के साथ ये कह रहा है कुछ कलाकारों का, हमने सुना है वो उनको लोग दृष्टि से देखते जो लोग वॉश पेंटिंग करते थे, तो उनका कहना है कि ये कैलेंडर आए, और इसलिए बहुत सारी चीजें, प्रमोशन नहीं मिल पाता था, अप्रिशिएशन नहीं मिल पाता था, कलाकार बंद हो जाता था। तो मैंने फिर बड़ी शिद्दत के साथ गुरु के आदेश से, गुरु के मार्गदर्शन से मैं अपने कुछ कार्य करना शुरू, और ये कुछ करने के बाद कर पाता। और मुझे हालांकि उम्मीद अभी भी मुझे वो ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है, अभी नापी है मुट्ठी में हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, तो अभी बहुत कुछ करना है। और मैं मित्रों के शुभकामना के आशीर्वाद से ये कार्य करता हूँ, ऐसी शुभकामनाएं। हाँ, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ नवल किशोर के काम के बारे में। हाँ ठीक। नवल भाई, अगर आपने काम के बारे में कुछ और बताया, अपनी जो स्टाइल है कहाँ से अडॉप्ट किया, इसको डेवलप करने में कितना आपको मशक्कत करना पड़ा, और कहाँ से आपका इंस्पिरेशन है। एक बार आप इनकी स्लाइड्स दिखा सकते हैं पूरी, फिर तब तक ये बात कर लेंगे। हाँ, बस जैसे 2 काम और है नवल भाई का। ये काम भी है जो बहुत ब्राइट, कलरफुल और अच्छे कॉम्पोजिशन हैं। बस मेरे को ये पूछना था नवल के काम से, नवल के काम में जैसे 2-2 चेहरे होते हैं, इसके पीछे का राज क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है 2-2 चेहरे का। हालांकि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ, मेरे पेंटिंग में भी 2 फेसेस दिखती हैं जब मैं फिगरेटिव काम करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपका जो कॉन्सेप्ट है 2 फेसेस अलग अलग बनाने का, कॉन्सेप्ट क्या है? मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, अब आ रही है जी। मेरे 2 चेहरे बनाने का बहुत सीधा सा वो है कि हम कई बार बहुत सी जगह फंसते हैं, बिल्कुल, और अपने आप से ही हम पूछते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना। तो ये हमारी, ये कौन करता है, ये कौन कहता है, तो ये हमारा है इंटरनल सोल। तो बहुत सी जगह हम लोग अपने सोल से डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन बहुत फिर हम कहते हैं मैंने अपनी मानी तो ये काम हुआ। बस हम अपने अंदर, इसीलिए कि हम अपने अंदर कहते हैं कि एवरीथिंग इज इनसाइड, तो ये हमारी सोल है। और कई जगह मैंने उसको अपनी सोल के रूप में दिखाया है, और कई जगह मैंने अपने रूप में दिखाया है। तो आप ये भी देखते होंगे कि मैंने जो डबल चेहरे बनाए हैं उसके साथ साथ मनुष्य और प्रकृति भी बनाए, सबके ऊपर हेड भी लगा होगा। अब जैसे आप ये वाली पेंटिंग देख रहे हैं मेरी, जिसमें मैंने ग्रीन ब्लू कलर यूज किया है, ये अभी मेरी न्यू सीरीज है ब्लैक, और ये ब्लैक सीरीज है।
और इस बैक सीरीज में मैंने अभी लगभग 10 वर्ष किए थे 48x40 इंच के, जिसमें से मेरे पास अभी 6 काम बचे हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसको एग्जीबिट करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया अभी, क्योंकि ये पहले ही मेरे हाथ से चले। तो ये जो आप काम देख रहे हैं, एक यही मेरे पास है, इससे पहले वाले ब्लैक काम आपने और भी दिखाया, वो मेरे पास है। Okay. तो ये That's तो good. इसमें भी देखिए ये जो थोड़ा जूम करिए प्रशांत भैया। ये तो वाला? ये जो इसमें जो लेडी बैठी है, लेडी तो है शक्ति के रूप में है, और ये शक्ति है, और इसने बुल को अपने बाहों में दबाए हुआ है। ये देखिए बुल है, आप इसको देखेंगे तो बुल लगेगा, है ना? तो इसने शक्ति को दबाए हुआ है। और आप अगर दैनिक जीवन भी देखें, इस संसार में भी देखें, तो पुरुष जो भी पुरुष होगा, तो 80% पुरुष, जितना भी शक्तिशाली पुरुष होगा घर के, शायद वो शक्ति के अंदर भी आ गया होगा। लेकिन एक बात नवल भाई और है, मैं जो आपने बुल को दिखाया शक्ति के रूप में, मतलब जो पावर, बुल को दिखाया पावर के रूप में, और पावर को डोमिनेट करते हुए आपने शक्ति रूपिणी दिखाया आपने महिला को, हाँ, है ना? नहीं तो देखिए ये दोनों आधार हैं एक दूसरे के, और बिना उसके हम देवी के रूप में भी मान सकते हैं। मेरी मोस्टली पेंटिंग्स में आपको लेडी दिखेगी, मैंने जेंट्स भी लेडी दिखेगी। तो लेडी का कॉन्सेप्ट मेरे साथ ये है कि मैं माँ से बहुत प्रभावित हूँ शुरू से ही, और फिर बहन के रूप में मेरी बहन ने बहुत लालन पालन किया। उसके बाद शिक्षिका के रूप में भी मैंने एक लेडी को देखा, और फिर मेरी मैरिज हुई। तो आज मैं जो भी कार्य करता हूँ या पेंटिंग कर रहा हूँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी धर्म पत्नी को ही डेडिकेट करते हुए चलाऊं, क्योंकि उन्हीं का एक वो है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अगर मैंने मेरे बहुत वरिष्ठ यहाँ पे कलाकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि अगर मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांस करता हूँ, तो ये सिर्फ उन्हीं की देन है। क्यों? क्योंकि नहीं तो हर महिला चाहती है कि मेरा जीवन सुरक्षित हो, पति जॉब करे, एक मंथली आए और मेरे कार्य चले। बिल्कुल, मतलब लेडी जो है आपके घर में, जो लेडी है जिसको आपने डेडिकेट किया हुआ है, उनके कंट्रोल में फाइनेंस भी है। नहीं, वो पूरा रहता है। बुल का जो फाइनेंस का प्रतीक है, आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखा होगा बुल। यस बिल्कुल बात है। तो घर की जो महिला है वो फाइनेंस पे भी कंट्रोल करके रखा है। और विवेकानंद ने भी कहा है कि जिस घर में स्त्री का उसे जिस घर में स्त्री को आदर सम्मान मिलेगा, सब अच्छे से। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम गांधी जी के पहले विचार नहीं समझ पाते थे कि अगर किसी ने हमारे एक तरफ थप्पड़ मारा तो हमें दूसरा क्यों कर देना चाहिए, हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज जब इस स्टेज पे वो आदर, तब हमें समझ आता है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल बोला, है ना? आज हम जैसे जब हम कॉलेज टाइम में थे, तो हमारी जो गाड़ी थी, हमारी जो 2 व्हीलर थी, तो वो 80 से ऊपर जाता ही था। हम कहते ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल क्यों 50 पे नीचे 50 से ऊपर जा पाती है। तो ये जो चेंज है, ये मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस चेंज लाता है कि हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? तो ये जीवन है, और मेरी पेंटिंग्स में ये सब चीजें दिखेंगी, छोटे दिखेंगे। जैसे हम सोच नहीं, मेरी और ये ब्लू कलर की जो पेंटिंग्स है,
जिसमें रेड, अगर आप इसको जूम करें तो इसको देखेंगे, इसमें आप रियलिस्टिक लाइफ, जो हम भौतिकवादी जीवन को छोड़ नहीं सकते, हमारी प्रायोरिटी बन चुका है ना। अगर हम देखते हैं कि संत के पास भी आईफोन होने लगे, एक संत भी अब जो है ऑनलाइन जुड़ रहा है, तो ये क्या है, ये हम नेचर के साथ जर्नी कर रहे हैं। आप इसको पूरा देखें, नीचे आपको बोर्ड दिखाई देगी, जिस बोर्ड पे हम सब मेटलिस्टिक चीजों के साथ, ये बोर्ड है ब्लू वाली, और हम इस पे मेटलिस्टिक चीजों के साथ जर्नी कर रहे हैं। और ये जर्नी, अब आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो दिशा निर्देश ये जर्नी हमारी है, सिर्फ प्रभु की कृपा से ही, और ये किसी भी पे जाएगी प्रभु की कृपा से। तो ये मैं जर्नी का रूप दिया है। तो मेरी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मुझे लगता है, अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब नवल भाई, थैंक यू। जो दो चेहरे का आपने डिस्क्रिप्शन दिया है और जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट मेरे काम पे भी आता है जब मैं दो चेहरे वाला फिगरेटिव कुछ काम करता हूँ। स्लाइड आगे बढ़ाओ, सबका काम दिखाओ। बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, देखें। आप हमारे साथ अभी है नहीं, भगवान नामपुरी, ये पिछले बातें में आए थे एज ए इनवाइटेड गेस्ट। इनके कुछ काम है और इनका जो एक स्कल्पचर रखा है यहाँ पे मिर्जा गालिब के हवेली में, वहाँ पे हम लोगों ने जाके देखा भी था प्रदीप जी के साथ। ये कुछ उनके काम है गुलजार जी के साथ। ये निराकार के ऊपर काम करते हैं और इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था पिछले अपने बातों में। इनको तो आप जानते होंगे नवल भाई, हरेन ठाकुर। बिल्कुल, हरेन ठाकुर बड़े अच्छे से जानते हैं, मेरे बड़े बिल्कुल। आज ये आने पाए क्योंकि आज ये अपने घर वापस जा रहे हैं, ऑन द वे हैं रांची के लिए। अच्छा। हाँ, अदरवाइज ये हर बातें में जुड़ते हैं हम लोगों के साथ और बहुत अच्छे चर्चा भी होती है इनके साथ। इनके कुछ काम है। बहुत सुंदर। कई कैंप में हरेन जी मेरे साथ। बिल्कुल, आपने पद्मश्री तिलक गीता जो है नहीं हमारे पास अभी इस बातें में, इनके कुछ काम दिखाता हूँ। ये मिनिएचर पेंटर हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। बहुत सुंदर। ये मुझे बहुत काम है पदम जी का और तिलक जी का। हाँ जी, ये हमारे एक और आर्टिस्ट दोस्त हैं अभिषेक जोशी, जयपुर से, राजस्थान से सॉरी। ये फर्ट पेंटिंग करते हैं, फोक आर्टिस्ट है और ट्रेडिशनल काम करते हैं, बहुत जबरदस्त। बहुत सुंदर। और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है क्योंकि सबसे लंबा पेंटिंग बनाया फर्ट पेंटिंग में, नेशनल अवार्डी हैं। आप है अनुराग मेहता उदयपुर से, वाटर कलरिस्ट है, एमिनेंट आर्टिस्ट। और अनुराग हमारे साथ अभी है इस बातें में। और अनुराग का एक और भी कला है, ये वाटर कलर के साथ साथ बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, माउथॉर्न में बजाते हैं और गिटार भी बजाते हैं। थैंक यू। तो हर बातें में हम लोग लास्ट में अनुराग का गाना सुनते हैं या फिर इकबाल भाई का गाना सुनते हैं। एक छोटा सा नगमा होता है ताकि हम लोग उसको अच्छे से कंक्लूड कर सकें। तो आज भी सुनेंगे अनुराग से कोई गाना लास्ट में। अनुराग, गिटार के साथ करेंगे। नहीं, अभी तो मैं ट्रैक पे गाऊंगा। ट्रैक पे गाऊंगा। हाँ, तो अनुराग का कुछ और काम दिखाता हूँ आपको। मेरा ज्यादातर मॉन्यूमेंट पे काम करता हूँ मैं, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के साथ कुछ कंपोजिशंस करता हूँ मैं। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में है सर। फिगरेटिव थोड़ा कम करता हूँ मैं, लैंडस्केप में ज्यादा है। अनुराग, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं एक जो बातें अब आने वाली होंगी उस पे मैं एक सज्जन को जोड़ूंगा बनारस से,
वो हेरिटेज के ऊपर, हेरिटेज टूरिज्म के ऊपर बात करेंगे। प्रोफेशनल है और प्रोफेसर है BHU के। अच्छा अच्छा। और हेरिटेज टूरिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि हमारे ग्रुप में एक आर्टिस्ट है अनुराग मेहता, जो हेरिटेज के ऊपर वाटर कलरिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा जब वो जुड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत मजा आएगा। ये कुछ और काम है अनुराग का, ये कीर्ति का काम है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। ये एक नया स्टाइल कीर्ति ने शुरू किया, पेन एंड इंक ऑन कैनवस। कीर्ति मैडम का नया काम है मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, ये नया काम है, ये वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, ये पेन एंड इंक पे काम शुरू किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग है, नया काफी स्टाइल है। इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया। ये फोक ये आर्ट नया से animation। कुछ इकबाल भाई है जो मोहम्मद रफी के गाने गाते हैं, और जूनियर मोहम्मद रफी कहा जाता है इनको इंदौर अरे में। इनके गाने आपने सुने होंगे, हमारे अक्सर कई फंक्शंस में आते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं। मुख्तार काजी हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर और रियलिस्टिक पेंटर भी हैं, मुंबई से। जानता हूँ। हाँ, आप जानते हैं इनको। मुझे लगता है कि कला कीर्ति फाउंडेशन से मुझे लगता है स्टार्टिंग से आपकी आवाज नहीं आ रही नवल भाई। कला कीर्ति फाउंडेशन से स्टार्टिंग से जुड़े हैं मुख्तार काजी जी, मुझे याद। हाँ जी, कलाकृति फाउंडेशन का जो पहला शो था अनुगुंज, अनुगुंज का नामकरण सफदर भाई ने किया था, और सफदर भाई और मुख्तार भाई तब से जुड़े हुए 2010 से। हाँ, मुझे याद आ रहा है। ये कुछ काम है मुख्तार का, चारकोल बेस्ड है ये। आज अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट भी जुड़ नहीं पाए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ये कुछ काम मेरे हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर। ये कुछ स्कल्पचर्स है, ब्रॉन्ज पे हैं, अलग अलग मीडियम में है। कुछ मेरे परफॉर्मिंग आर्ट का झलक है इसमें, फोटोग्राफ्स। और कुछ ये मेरा रेस्टोरेशन और म्यूरल्स का काम है, और एग्जीबिशन पवेलियन डिजाइन वगैरह ये सब भी करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मिला जुला के काम दिखाया मैंने, सब तरह के काम जो मैं करता हूँ। बहुत काम करते हो। क्या क्या? मुझे लगता है कि आपका अगर 10% भी हमें आ जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत सफल हो। बहुत अच्छा काम करते हैं प्रशांत भाई, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भवानी सर का काम है। भवानी सर ड्रेसर्स का भी है भवानी सर का। यहाँ पे स्कल्पचर्स भी हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल से भी उन्होंने क्रिएट किया, वो भी है। आज का मुझे लगता है प्रोग्राम भवानी सर को ही डेडिकेट करना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि मुझे लगता है भवानी सर हमारे सबसे वरिष्ठ हैं और बहुत सुंदर काम है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं कॉलेज में था, भवानी सर के बारे में मैंने सुना, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर काम, नो डाउट। और बहुत सुंदर विषय है। भवानी जी ने जो बोला है, बहुत सुंदर विषय बोला है। और हमें लगता है इंस्टीट्यूशन के जो चीफ है उनको भी हम लेंगे। हमारे पास बहुत सारे मित्र हैं, अब क्योंकि हम वहाँ के प्रिंसिपल, कुछ जगह मेरे मित्र ही प्रिंसिपल हैं, तो हम उनसे, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाली पौध को भवानी जी जैसे वरिष्ठ लोगों का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।
क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इतना है कि हम लोगों ने तो सुना था, और अगर आज ये बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो आने वाली पीढ़ी है, हमें आने वाली पीढ़ी को संभालना भी तो है, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कला को आगे, क्योंकि ऐसे कहने से बात नहीं चलेगी कि कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे कहने से बात नहीं चलेगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसे कहने से बात नहीं चलेगी कि हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया, नहीं, हमें बताना पड़ेगा उसको, हमें समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मेरी ये पर्सनल राय है कि आप एक ऐसा जरूर उसमें जिसमें भवानी जी हो के साथ साथ और भी जे कॉलेज ऑफ राजस्थान, लखनऊ, बनारस, इन सब के लोग भी जुड़े है ना। तो कई लोगों को मैं उसमें जुड़वा सकता हूँ, मैं उसमें आपकी कुछ हेल्प। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी बहुत ज्वलंत प्रश्न है स्कूल ऑफ आर्ट्स की, और जो आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब की जो स्थितियां हैं उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आगे ग्रोथ कंटिन्यू रहे स्टूडेंट्स की भी और कॉलेज ऑफ आर्ट्स की भी जो भी है। अच्छा, भवानी जी का कुछ काम जो लेटेस्ट आज इन्होंने शेयर किया था, वुड वर्क, वो स्काइप के ग्रुप पे चैट में डाला हुआ है, सब लोग एक बार देख लीजिएगा। देख रहे हैं, है ना। और ये कुछ भवानी सर का कुछ म्यूरल्स भी हैं। ये देखिए, मैं काफी डिफरेंट मीडियम में काम करता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में जो है ये करीबन 5 बाई 5 फीट का है, और ये पीवीसी मीडियम में किया हुआ है। पीवीसी अच्छा, जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स जो पाइप आते हैं ना, उन्हीं पाइप से पीवीसी के पाइप अलग अलग डायमीटर के, अलग अलग डायमीटर, अलग अलग रंग। हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह से डिफरेंट मीडियम में मैंने काम किया। ये पीवीसी के अलावा जो दूसरा है राइट साइड में, ये वुड में है, ये 4 बाई 8 फीट का है। क्या बात है। और इसमें जो वुड के छोटे छोटे पीसेस हैं, उन पीसेस पर कार्विंग करके और ये जोड़ा है। इसमें मतलब जयपुर का पूरा सिटी स्केप आप कह सकते हैं, लग रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। इसमें लेफ्ट साइड में आपको ट्रीज वगैरह भी दिखाई देंगे, उस पर कुछ पिकॉक्स वगैरह भी दिखाई देंगे, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं। एक लैंडस्केप में कई लैंडस्केप। हाँ, सिटी स्केप है। हाँ, वही। नहीं, मुझे सफदर भाई के काम, सफदर भाई, अरे लव योर वर्क सफदर भाई, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ये सब आप एक बार देख लें तो फिर मैं आपको ये मीडियम के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। जरूर सर। हाँ, जरूर सर। सफदर भाई, हाँ, काम मेरा, ये वाला काम मैंने देखा है आपका। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू। मैंने काम देखा है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सफदर समी, वेरी गुड। अरे वाह, ये पोस्टर कलर में किए हुए पोर्ट्रेट हैं। सफदर भाई, मुझे लगता है मैंने आपको एक काम शायद मुख्तार जी, आवाज आपकी मुझे पूरी आ रही है। हाँ भाई, आवाज मैंने, अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको एक काम मुख्तार अब्बास नकवी का भी देखा है, मुझे लगता है उनके पास बिल्कुल है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास हम लोग सभी लोग गए थे, प्रशांत जी और हम दोनों साथ में गए थे। हाँ, सफदर भाई का काम वहां पे जाके देखे आए थे जी। हाँ, ये स्लाइड का काम तो अभी शुरू खत्म हो गया है, तो अभी चर्चा करते हैं हम लोग। सर जो चाह रहे थे बात करना, नीचे है उसमें भी वुड है। एक्चुअली क्या है, वुड को मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, और डिफरेंट टेक्सचर्स को, डिफरेंट मीडियम्स को, हर एक मीडियम के अंदर कुछ पोटेंशियलिटी होती है, और उस पोटेंशियलिटी को जब अपन एकाकार करते हैं तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। और हमेशा मेरा जो काम करने का तरीका दो ढंग से करता हूँ। एक तो होता है जिसमें कि सब्जेक्ट मैटर को लेकर मैंने जो स्केचेस किए हैं, ड्राइंग्स किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं या जो विजिट्स हैं, उन सब का रिफ्लेक्शन आता है उसके अंदर, और
उस तरह से वो काम की शुरुआत होती है। लेकिन हमेशा जो आइडियाज हैं वो ग्रो करते हैं हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे बिल्कुल एक आइडिया बना लिया मैंने या कोई छोटा लेआउट बना लिया जिसको आगे बढ़ाना है, लेकिन हमेशा मैं एक स्क्रैच से शुरू करता हूँ या एक कलर के ब्रश स्ट्रोक से शुरू करता हूँ और धीरे धीरे वो पेंटिंग ग्रो करती है। तो एक तो ये चीज है जो कि डिफरेंट मीडियम्स में काम करने का बहुत मजा है, और उससे जो अपन एकाकार करते हैं उस मीडियम की जो पोटेंशियल है उसको समझते हैं, तो हमें बहुत नए नए आइडियाज आते हैं। और एक तरह से चैलेंजिंग भी होता है कि आप पीवीसी में काम कर रहे हो, वुड में काम कर रहे हो, या रिवर सैंड में कर रहे हो, या फ्रेस्को पेंटिंग जो मेरे जैसे पीछे दिखाई दे रही है उस टेक्निक में अगर हम काम करते हैं। तो ये जब और वुड में मैंने बहुत काम किया है, तो वुड में मैंने प्रिंट भी वुडकट प्रिंट बहुत किया है। एक्चुअली क्या था कि हमारे स्टूडेंट्स को जब हम एचिंग वगैरह करा रहे होते थे इंटेग्रल प्रोसेसेस के अंदर, तो वो हमेशा ये कहते थे कि सर आप ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन हमेशा हमारे को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो हम कैसे काम करेंगे। तो हमने उनको कहा कि देखो एक बहुत सिंपल मीडियम है जो कि सबसे पुराना है, वो है रिलीफ प्रोसेस जो कि वुडकट प्रिंट। तो वुड से बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक रोलर और इंक होनी चाहिए, आपने रोलिंग करके और उसको रब करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह की मैंने काफी सीरीज की और उससे स्टूडेंट्स काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने प्लाई में काफी एक्सपीरियंसेस किए, प्लाई के टेक्सचर से, तो कटिंग करके भी और साथ में उसकी पेंसिलिंग करके भी, तो उससे बहुत काम हुआ। और मैंने दूसरा ये किया कि जो प्रिंट है, प्रिंटिंग प्रोसेस में मतलब यूनिक प्रिंट्स की मैंने शुरुआत की कि जैसे पेंटिंग है उसी तरह प्रिंट के अंदर हम एक यूनिक वर्क करें, न कि रिप्रोडक्शन। पहले तो ये था कि भाई रिप्रोडक्शन करने के लिए या एक से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमको 10, 20, 50 प्रिंट चाहिए, तो हम कोशिश करते थे कि एक किसी पर्टिकुलर टेक्निक में उसका प्रोडक्शन कर लें। लेकिन हमारा सोचना यह है कि जैसे कि हम पेंटिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं उसी तरह से इंडिविजुअल प्रिंट है वो अपने आप में पूर्ण हो, ऐसा कोशिश करने के हिसाब से मैंने ये काफी सीरीज करीबन 60-70 प्रिंट्स बनाई वुड में। और उसमें मल्टी कलर मैंने, जैसा कि अभी आपने शुरू में देखा, एक स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन में मेरे जो प्रिंट्स हैं पुराने, उस पार्टीशन के अंदर उन प्रिंट्स को लेकर मैंने कोलाज बनाया। तो प्रिंट्स, एक तो मैंने यूनिक प्रिंट्स तैयार की और उसके अलावा जो मेरे पास एक्स्ट्रा काफी सारी प्रिंट्स थी, उन प्रिंट से मैंने कोलाज बनाए। उसी तरह से मैंने कोलाज से स्कल्पचर्स बनाए और उसके अंदर हर एक के अंदर वुड का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी जो मैंने नया काम देखा तो आप में देखेंगे उसमें वुड के टेक्सचर्स हैं मैक्सिमम। उन टेक्सचर्स को, आर्किटेक्टोनिक फॉर्म्स को मैंने एक्सप्लोर किया। तो ये जो है वुड का जो टेक्सचर है जो कि एक प्रिंट में है, फिर कोलाज में हमने उसको यूज किया है, एक्चुअल वुड में कार्विंग करके यूज किया है, और दूसरा ये जो कि एक्चुअल प्लाई के जो डिफरेंट थिकनेस की प्लाई है उनको बर्न करके या उनको स्क्रैप करके या उनका डिफरेंट लेयर्स निकाल के उससे बहुत से टेक्सचर्स और बहुत से इंटरेस्टिंग सरफेसेस डेवलप हम कर सकते हैं। तो ये डार्क टू लाइट बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इंटरेस्टिंग फॉर्म्स इसमें से निकल के आती हैं। और आर्किटेक्टोनिक, पता है ये जो सारी स्कल्पचर्स हैं, ये स्कल्पचर्स मेरा प्लान तो ये है कि इनको कम से कम 10 फीट, 15 फीट, 12 फीट बड़े बनाए जाए, तो उसमें जो मॉन्यूमेंटलिटी आएगी उसका एक अलग मजा होगा। अभी मैं ये पूरी सीरीज 10 प्रिंट्स की, 10 स्कल्पचर्स की कर रहा हूँ जो कि प्रोसेस में है, जिसमें 5-6 तो तैयार हो गए हैं जो कि मैंने भेजे भी हैं और बाकी प्रोसेस के अंदर हैं। इससे पहले मैंने एक्रेलिक मीडियम में काम किया था, तो उसमें मैंने नेचर और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति जो हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप होती है और उस रिलेशनशिप से जो इंस्पिरेशन मिलते हैं या उससे जो फॉर्म्स इमर्ज होती हैं, वो स्पॉन्टेनियसली मैंने उन एक्रेलिक की पूरी सीरीज है करीबन 25 कैनवासेस की, जिसमें 2x2 से लेकर और 4x6 फीट तक के कैनवासेस हैं। तो वो एक्रेलिक में कुछ काम हुआ। बीच में मेरी कुछ ड्राइंग्स चल रही थी काफी। तो जनरली क्या है कि मेरा सुबह जब मैं न्यूज सुनता हूँ, आजकल न्यूज आती है अपने ऑल इंडिया रेडियो से, तो 1 घंटा आती है, पहले हिंदी में आती है, फिर इंग्लिश में आती है और फिर लोकल न्यूज आती है। तो उस समय मैं ड्राइंग करता हूँ और न्यूज सुनता हूँ। तो ड्राइंग के अंदर क्या है कि नेचर में बहुत सी फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज है, वो है जिसने कि हम सबको बांध रखा है, वो रिदम ऑफ द नेचर है, वाइटलिटी ऑफ द नेचर है, उसकी इनर है।
तो नेचर ने वो जो लाइफ दी है उसको लेकर मैंने किया काम। और इन ड्राइंग्स के अंदर सारे जो हमारे डिफरेंसेस हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो उन ड्राइंग्स के अंदर वो प्लांट्स जो है हो सकता है कि उसका फॉर्मेशन ह्यूमन फॉर्म में हो जाए, एनिमल्स में हो जाए, बर्ड्स में हो जाए, और वो एक दूसरे में मिंगल करते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे में वो करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और उसका जो बेसिक फॉर्म है वो है जड़ें। तो वो जड़ों की जो टेक्सचर है उसी टेक्सचर से वो सारी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कोई भी चीज बीज डालेंगे तो वो इमर्ज होगा, जड़ें उसकी डेवलप होंगी और आगे अंकुरित होगा, फिर अंकुरित होते होते उसमें पुष्प आएंगे, फल आएंगे, पेड़ बड़ा होगा। तो वो सारी स्थितियां उसी तरह पेंटिंग के अंदर भी सारी चीजें जो हैं उन ड्राइंग्स के अंदर ग्रो हैं। और वो ड्राइंग्स को मैंने बड़े बड़े कैनवासेस पे भी किया है, 4x6 फीट के कैनवासेस पे भी, और उसमें भी सारा ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन फॉर्म के अंदर, एनिमल्स का, बर्ड्स का, प्लांट्स का, ट्रीज का, रॉक्स का। तो ये सब चीजें एक उस तरह का काम चलता है। तो ऐसे डिफरेंट मीडियम में काम करने का जो एक एक्साइटमेंट होता है, और कहना चाहिए कि एक चैलेंज रहता है, उसका एक अलग मजा है। और उस दुनिया में हम जाते हैं और स्पॉन्टेनियसली बहुत सारा काम होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंट मीडियम का जो एक मजा है। अभी इस 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी एडवांटेज हमको कि इतने मीडियम दिए हैं सोसाइटी ने कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम जितना चाहे उन मीडियम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में भी, कि भाई आपको बिल्कुल वेस्टेज पड़ा हुआ है। अभी जब हमारा मकान में कुछ वुड का काम हुआ था तो बहुत सारे पाइप बच गए थे। इसी तरह से सनमाइका के छोटे छोटे पीसेस बच गए थे, तो वो फेंक रहा था, तो मैंने कहा नहीं फेंको मत। तो उन सनमाइका के पीसेस में मैंने वाटर कलर में लैंडस्केप किए। सर कभी कभी ऐसे मटेरियल इकट्ठे करते करते आर्टिस्ट कभी कभी कबाड़ी वाला भी बन जाता है क्योंकि यही हालत हमारे साथ में हुआ है। और हम लोग जब कुछ फेंकने जाते हैं तो फेंक नहीं पाते हैं। उसके वजह से क्या हुआ कि हमारे घर में 3-4 स्टोर हाउस बन गया, अलग अलग स्टोरेज, कबाड़ी करते करते। वो तो है, लेकिन जब अपन क्रिएशन करते हैं तो उसका एक अलग आनंद है। बिल्कुल। हाँ। अब जैसे मैं गाड़ी ठीक करवाने जाता हूँ या स्कूटर ठीक करवाने जाता हूँ तो पुराने सॉकर निकलता है वो भी रख लेता हूँ, साइलेंसर निकलता है वो भी रख लेता हूँ। तो मैकेनिक बोलता है कि आप करोगे क्या इसका? मैंने कहा हम लोग करेंगे, आप मेरे को दे दो। नहीं, मैं बनस्थली का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बनस्थली के अंदर हमारे प्रिंसिपल से मैं एक बार मिलने गया तो वो बहुत परेशान थी और किसी को बहुत डांट रही थी। हुआ क्या था कि उन्होंने ग्लास बोर्ड्स मंगवाए थे कॉलेज के लिए, तो वो ग्लास बोर्ड्स बाई चांस टूट गए तो काफी नुकसान हो गया। तो वो उससे नाराज थी कि भाई ऐसा एंटिंग आपने क्या किया, कितने बड़े बड़े ग्लासेस अपनी बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्टेशन से, और आपने तो मैंने कहा आप नाराज मत होइए, इसका हम कुछ, मैंने उसके एक म्यूरल्स कुछ तैयार किए तो शी वाज हैप्पी। तब बड़ा, तो ये जो रॉ मटेरियल है या इस तरह का जो वेस्टेज है उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। और इसी तरह हमने क्या किया था कि वहाँ पेपर काट के फेंकते थे। अभी तो डिजिटल हम काफी कुछ करते हैं, तो मैंने सबको ये नोटिफिकेशन भिजवाया कि ये सारे पेपर्स आप इकट्ठे करके हमें दे दीजिए। तो उससे पेपर पल्प तैयार करवाया और पल्प से पेपर मिलने की बहुत सारी चीजें हुई। तो ये सब चीजें तो आर्टिस्ट से नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्रिएटिविटी है। मैं एक वेस्टेज से एक चीज क्रिएट किया है, अभी आपको दिखाता हूँ जी। अभी आपको दिखाता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं लेके आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छी कही भवानी सर आपने कि हम कोई चीज वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम वेस्ट चीजों से ही कुछ सीखते हैं और उससे काम करना ही हमारी क्रिएटिविटी चलाती है। आपके ये जो बैकग्राउंड में ये जो फॉर्म्स हैं, इमेजेस है, बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपके पीछे दिखाई दे रही है। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म्स। मैं आपको पूरा पेंटिंग दिखाता हूँ फिर ये जब आपने, ये मेरा भी नया काम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम है और बहुत मॉन्यूमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सर, और बहुत स्कल्पचर्स फॉर्म्स है। बिल्कुल।
मीडिया मेरे को याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज बड़ौदा में पढ़ रहा था तो उस समय मेरे पास एक टाइम था, जनरली क्या होता है मंथ के एंड में सारा पैसा वैसा खत्म हो जाता था, तो फिर मटेरियल के लिए कुछ बचता नहीं था, और मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं कुछ पेंट करूं, लेकिन कुछ था नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स थे, रूममेट्स, और जो साथ में रह रहे थे उन लोगों से मैंने जिक्र किया, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कोई आर्किटेक्चर का था, कोई मेडिकल का था, आर्ट्स फैकल्टी के थे। तो उन्होंने सारी बात सुनी और चले गए। रात को मैं सोया और सुबह जब उठा और दरवाजा खोल के बाहर देखा तो मेरे बाहर बहुत सारे बोर्ड पड़े हुए थे। तो वो बोर्ड क्या थे कि जितने भी वहाँ पिक्चर हॉल में जो पिक्चर्स चल रही थी उनके पोस्टर्स वो उठा लाए थे, जो कि प्लाई के ऊपर थे या टीन के उस पर थे, फ्रेम पे। तो वो सब लाके उन्होंने रख दिए। तो मैंने कहा ये तो अच्छा, इस पे काम करेंगे। तो मैंने उस पे काम करने के लिए उनको जो उस पे जो पोस्टर्स लगे थे उसकी लेयर को हटाया। एक लेयर हटाई तो दूसरा पोस्टर दिखने लगा, दूसरी हटाई तो तीसरा दिखने लगा, चौथा दिखने लगा। तो मुझे बहुत आइडियाज आने लगे, बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो काफी इंटरेस्टिंग फॉर्म्स हैं। और उस समय टाइम था बीटल्स वगैरह का, बीटल्स बहुत पॉपुलर था, उनका पॉपुलर था, और पॉप आर्टिस्ट वगैरह भी बहुत पॉपुलर थे, और पॉप म्यूजिक वगैरह सब पॉपुलर थे, और ड्रेसेस कपड़ों में काफी चेंजेस आ रहे थे। तो वो सब मुझे इमेजेस वहां दिखने लगी। फिर मैंने उसको कुछ को निकाला, कुछ को रखा, फिर उसमें कुछ कलर्स ऐड करके एक ऐसे पूरी सीरीज तैयार हो गई जिसमें कि म्यूजिक सब्जेक्ट लेके ही बनाई थी। तो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे साथ साथ चलती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अपने पास कुछ मटेरियल नहीं है या कोई सामान साइड में पड़ा है और उसको देख के अपन को लगता है नहीं इससे कुछ करना चाहिए। हाँ वो तो है। तो ये सब मैं जो बता रहा था स्कल्पचर दिखाइए, आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, किस चीज का बना? ये समझ आ रहा कुछ, ये क्या हो सकता है? ये हॉलो है पूरा, यहाँ से दिख रहा है जी, ये पूरा हॉलो है और ये बंद किया हुआ है। ये बेसिकली बहुत सालों पहले कीर्ति का हाथ का जो रिस्ट है ये डिसलोकेट हो गया था। इम्पोर्टेड प्लास्टर चढ़ा और जो सर्जन थे, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो मेरे दोस्त थे। मैंने उनको बोला कि ये जब काटोगे तो मेरे हिसाब से काटोगे, सिंगल कट। तो वो कह रहे कि निकलेगा नहीं। मैंने कहा निकलवा दूंगा मैं, आप सिंगल कट करना, मेरे को इससे कुछ बनाना है। तो जब उन्होंने काट के दे दिया, मैंने इसके अंदर से कॉटन वॉटन सब निकाल लिया। निकालने के बाद बहुत महीनों बाद उनको ये दिखाया काम, तो उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैंने कहा ये आप ही का प्लास्टर चढ़ाया हुआ था वाइफ के हाथ में, और इसके ऊपर मैंने जो प्लम्बर यूज करता है ना, एंसिल, उस एंसिल से मैंने इसको स्कल्पचर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो बेसिकली यही है जो सर आप कह रहे थे कि वेस्ट मटेरियल से हम लोग कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चारों तरफ हम लोगों के कुछ ना कुछ मटेरियल तो अवेलेबल होता ही है हमेशा। चले प्रशांत जी, अभी अनुराग जी को सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन होने वाला है? हाँ जी अनुराग। हाँ सर, हाँ मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर।
मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर कुछ राहें भर लौट गए, कुछ नज़में गा कर चले गए। वो एक पल का किस्सा है, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो का शायर। कल और आएंगे नगमों खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सर। बहुत मजा आ गया। थैंक यू आपका सर। गीत का चुनाव भी बहुत अच्छा जी हाँ, सुंदर। वैसे तो कलाकारों को साइड में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आज का जो बातें हैं हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर यही मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले बातें में और भी नए लोग जुड़ेंगे और अच्छे बातों पे चर्चा होगी। आज जरूर। बहुत अच्छा लगा। जी सर, जी हमारी बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नवल जी, अनुराग गुड जी, नाइट सर। भवानी सर और भवानी सबको सर गुड नाइट। गुड नाइट धन्यवाद। ऑल ऑफ यू।